नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट विशेष। क्या मिला बजट में, किसको क्या मिला। अब हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट, हमारे राजनीतिक शख्सियत भी जुड़े हुए हैं और एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार जन टीवी के अतिथि के रूप में आप हर बार देखते हैं। हमारे साथ जाने माने आर्थिक समीक्षक जयसिंह जी कोठारी साहब जुड़े हुए हैं। टैक्स एडवाइजर पंकज झा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा नेत्री और पूर्व मंत्री अनीता बदेल जी अजमेर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार जी। वीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं कोठारी साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। इस बजट को लेकर के जब हम पहले भी आपसे जुड़े थे तो ये बात तो साफ थी कि कोरोना की छाया बजट में साफ दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं कि पूरी नहीं कर पाए। कारण ये था कि बजट पूरा कैसे हो कि कोरोना काल में सब लोग अड़े हुए थे, जुटे थे, परेशान हो रहे थे। तो ये बजट कुछ उसी उम्मीद पर है, या ये कह सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट पेश किया है। नहीं, इस बजट में एक कोरोना तो चलो एक महामारी का रूप है, एक अलग है, लेकिन जो बजट और जो आगे की व्यवस्था ये डेवलपिंग इकोनॉमी में, विकासशील अर्थव्यवस्था में बनती है, इसको मैं कहूंगा कि ये वेलफेयर स्टेट का बजट है। और इसको एक नई इकोनॉमी हमारे आगे जो डेवलप होगी तो अगले सालों में, उसको हम केयरिंग इकोनॉमी के नाम से, जैसे केयरिंग सोसाइटी, आप अपने आप का कोरोना में सीखा, हमारी हेल्थ केयर कैसे केयर करें, बिजनेस को कैसे केयर करें। तो एक ये केयरिंग इकोनॉमी का बजट है कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए, कैसे बचा के रखा जाए, कैसे आगे बढ़े। तो बजट मेरे ख्याल से बहुत ही फ्लेक्स इकोनॉमी का इंटेलिजेंट को कह सकते हैं, जिसमें कमेंट करने वाली कोई स्थिति नहीं है, कोई नया टैक्स नहीं है। इसको इकोनॉमी के संदर्भ में स्टेटस को बजट भी कह सकते हैं, कंजम्पशन इकोनॉमी का बजट भी कह सकते हैं, और बजट ऑफ रूरल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। जो चाहे वैसा देखे बजट कह सकते हैं, टैक्स से लेस बजट कह सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसके जैसे जैसे प्रोविजन आगे बढ़ेंगे, समय निकलेगा, डिसकनेक्शन बिटवीन रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी, ये चीजें आगे बढ़ेगी। एक नया रूरल इंडिया पैदा होगा। अर्बन इंडिया पे प्रेशर जो अभी हम देख रहे हैं वो और बढ़ेगा, और अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया दोनों में जो डिसकनेक्शन है वो बढ़ेगा। नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई चैलेंजेज आएंगे। तो ये बजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट इसको कहूंगा, जिसमें हमारे पास में, क्योंकि टैक्सेशन में कुछ नहीं है और उनको नया टैक्स नहीं लगाया डीजल पेट्रोल के अलावा, तो कहने को कुछ भी नहीं है, विरोध करने को कुछ नहीं है। तो जो व्यवस्था चल रही, इसका जो आकार है, जो रूप है, वो भी पिछले साल के बजट से थोड़ा वो 10-20 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। तो स्टेटस को बजट है, आज के जो हालात है उसमें रखते हुए, और ये करना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट का बजट में रहे कि जैसे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अपना इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है, वो घाटे वाटे में जितना होता है, अच्छा अगली बार कैसे पूरा करना है। ठीक है, नई व्यवस्था है अमेरिकन कैपिटलिज्म की, नई कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, ये व्यवस्था में ही हमको डरना पड़ेगा, इसी में से हमारा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ये आ जाए, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, ये व्यवस्था ही आगे चलेगी, ऐसा मैं इस बजट को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उदारीकरण के दौर का ये 31वां बजट है और इससे हम बाहर नहीं जा सकते हैं, चाह करके भी नहीं जा सकते। बेशक हम सत्ता में रहने के बाद में कुछ और दावे करें, अपोजिशन में रहने के वक्त अलग दावे करें, क्योंकि देश की पार्टियां एक फितरत भी होती है कि हम सत्ता में होते हैं तो कुछ और नजरिया होता है बाहर, लेकिन स्ट्रक्चर जो अडॉप्ट कर चुके हैं हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, जैसे कोठारी साहब अभी बता भी रहे हैं। पंकज घिया साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। घिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ जी बोलिए। टैक्स को लेकर के जिस तरह की उम्मीद थी, बहुत सारे लोगों के फोन भी आए होंगे, और पिछली बार जब हम चर्चा की थी तो आपने एक बात कही थी कि टैक्स का पैटर्न चेंज जो किया है कि ये कह सकते हैं कि उलझन है। अभी उलझन से कैसे बाहर निकलना है ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होगा। तो अभी भी कुछ ऐसी उलझन है जिससे हम बाहर निकल पाएंगे, या फिर जैसे भी कोठारी साहब कह रहे हैं कि टैक्सेस में कोई बहुत ज्यादा इजाफा या राहत नहीं दी गई है, तो आगे बढ़ना है देश को? देखिए, देश को आगे बढ़ना है, लेकिन देश को आगे बढ़ना है तो जनता को साथ लेकर बढ़ना पड़ेगा। और जनता खाली या तो कॉर्पोरेट या निम्न आय वर्ग वाली नहीं हो सकती, मध्यम वर्गीय भी जनता होती है। अगर आप मध्यम वर्गीय को ध्यान में नहीं रखेंगे, जो करीब करीब 40-50% कंट्रीब्यूट करती है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे लघु उद्योग सेक्टर हो, सब में अगर उनका आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी तकलीफ का काम है।
एक आम नौकरी पेशा आदमी, सैलरीड क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन, उसको इस बजट से बहुत आशा थी। कम से कम ये आशा थी कि 2.5 लाख की लिमिट 5 लाख रुपए हो जाएगी, 80C की लिमिट जो 1.5 लाख की है वो 3 लाख या 4 लाख रुपए हो जाएगी, और कोई इनकम टैक्स में रिबेट आएगी, हाउस लोन के जो लिमिट है प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की वो बढ़ जाएगी। वो वहां पर कुछ भी नहीं किया गया। मध्यम वर्गीय को आप देखेंगे, आपने कहा हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया, 65,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को दिए गए, लेकिन 65,000 करोड़ में किसको फायदा मिलेगा? आयुष्मान भारत की बात करते हैं हम, तो उसमें जो बीपीएल है या निम्न आय वर्ग से है उसको फायदा मिलेगा, लेकिन मध्यम क्लास को उससे भी बाहर कर दिया गया। इनकम टैक्स पे ही है, उसको उससे भी बाहर कर दिया गया। आप उससे वो की वो प्रीमियम ले लें। एक हमने प्रपोजल दिया था कि मध्यम वर्ग से जो आप प्रीमियम फ्री मत करो, लेकिन अगर वो 5 लाख का इंश्योरेंस अगर सरकार आयुष्मान में कवर कर लेती है तो हमारा 2,000 रुपए प्रीमियम बनता है, और अगर हम आप और मैं इंडिविजुअली लेते हैं तो वही प्रीमियम 15,000 रुपया हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि वो 2,000 रुपए आप हमसे ले लो, जो सरकार इंश्योरेंस कंपनी को दे रही है वो हमसे ले लो, लेकिन हमको आयुष्मान भारत में कवर तो करो। इनकम टैक्स पे करने से हमने कोई गलत काम थोड़ी कर दिया, लेकिन वहां पर नहीं सुनवाई हुई। कुछ चीजें बहुत अच्छी है, सेल्फ प्री फिल्ड फॉर्म्स आएंगे। एक बहुत अच्छी बात ये कही है, 75 जो सीनियर सिटीजन है 75 साल से ऊपर है उनको रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी कुछ दूसरे व्यू हो सकते हैं। जिनको टैक्स की रिबेट है, टीडीएस कटा है, उनको अगर रिफंड लेना है तो उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। फेसलेस असेसमेंट बहुत बड़ा, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि जो लोअर लेवल पे करप्शन था उसको खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। वो चीज काबिले तारीफ है इस सरकार की कि आपने फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और अब फेसलेस इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल कर दिया। उससे फायदा क्या होगा कि आपका जो इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरफेस है, वो खत्म हो गया, और ह्यूमन इंटरफेस खत्म होने से आधा करप्शन की प्रॉब्लम ह्यूमन इंटरफेस होता है, उसको आपने खत्म कर दिया। एक बहुत ही निहायत बढ़िया कदम। अगर आप जीएसटी में देखेंगे कुछ फाइन प्रिंट्स हैं, जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक्सपोर्ट में अगर आप टैक्स पे करके आईजीएसटी लगाकर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एक इतना बड़ा मेजर चेंज आया है जो कहीं भी बजट भाषण में बोला नहीं गया और उसको साइलेंटली निकाल दिया, खाली इतना सा कहकर कि जीएसटी में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए। अगर आप एलयूटी पे एक्सपोर्ट करते हो तभी आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा। आईजीएसटी लगाकर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आज तक जो रिफंड मिलता था वो नहीं मिलेगा। जी वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं सर, आपके पास में वापस आ रहा हूं। मैं एक बार कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ पूर्व मंत्री जुड़े हुए हैं। सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। बजट में आपकी पार्टी के नेता ऊपर से नीचे तक हर कोई कह रहा है कि ये आंकड़ों का मायाजाल है, ये विजनलेस बजट है, आम आदमी का बजट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि जिसमें हम ये कह सके कि हाँ ये बजट में अच्छा ही है, बिल्कुल ये होनी चाहिए थी, आपकी योजना को आगे बढ़ाया हो। देखिए, बजट जो सरकार ने पेश किया है, सबसे पहले बजट का जो बजटीय घाटा उन्होंने 7.8% दिखाया है, ये केंद्रीय बजटीय घाटा है। इस डेफिसिट के साथ साथ जब प्रदेश का घाटा जुड़ेगा तो ये 15% का वो घाटा चला जाएगा। तो निश्चित रूप से ये महंगाई को और जो है बढ़ाएगा, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए सरकार कहीं कहीं टैक्स लगाएगी और किसी किसी माध्यम से इसको पूरा करने का प्रयास करेगी, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं तो सारी आंकड़ेबाजी कागजों पर होकर के रह जाएगी। जहां तक सवाल है मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग जो है बहुत ही निराश है, और मध्यम वर्ग के साथ साथ जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी बहुत निराश है, क्योंकि जो डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, ये डीजल के दाम बढ़ा दिए जाने से तमाम ट्रांसपोर्ट और ऐसे जो है कि व्यवसाय है, तो रोजमर्रा की चीज है, चाहे किचन में काम करने वाले जो आटा दाल और तमाम उपयोग की चीजें हैं, वो सब के दाम बढ़ जाएंगे और लोगों के बजट जो घरेलू बजट है वो लगभग फेल सा हो जाएगा।
सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आप ये भी जानते हैं कि इंपोर्ट पे उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है। आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि कम से कम 70% से अधिक ऐसे उत्पादन है हमारे देश में हो रहे हैं जो बाहर से इंपोर्ट होकर के वो असेंबल हो रहे हैं, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो तमाम ऐसे उपकरण है जो कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जब वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो उसके सापेक्ष में उसकी महंगाई भी बढ़ेगी और ये महंगाई की मार हमारे उपभोक्ता पे आएगा। तो उपभोक्ता पे जब आएगा तो वो सारा भार जो है देश की जनता पर जाए। जहाँ तो तक कुल मिला के आपको लगता है कि महंगाई बढ़ाने वाला बजट है वो 4%। वीरेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, आम आदमी की पहुंच से बाहर वाला बजट है, ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से यह महंगाई बढ़ाने वाला बजट है और इतना ज्यादा डीजल और पेट्रोल के दाम पर टैक्स लगा करके उसके दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। सर आपके पास में मैं वापस लौटूंगा, तमाम चीजों के दाम वापस लौट रहा हूँ सर। वीरेंद्र जी वापस लौटूंगा आपके पास में। अनिता बधेल जी हमारे साथ में इस वक्त राजस्थान अजमेर से जुड़ी हुई है। अनिता जी, आपने सुना अभी टैक्स को लेकर के काफी उम्मीदें थी लोगों की कि कोरोना काल में लोगों की जिस तरह का संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है और एफडीआई का भी जो जिक्र किया जा रहा है कि 49% से लेकर के 74% तक खुला छोड़ दिया गया है। कुछ बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, कुछ ऐसे उपक्रम हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको निजीकरण किया जाएगा। तो निजीकरण का दौर जिसका विरोध बीजेपी लगातार करती आई है, अब उसी चीज को अडॉप्ट कर रही है बीजेपी भी। तो ऐसे पहले वाले बजट को ये कह सकते हैं कि यूपीए के वक्त जो चीजें चलती उसे फॉलो किया जा रहा है। योगेन जी, आपने पूरी बात कही है। मैंने कोठारी जी को भी सुना है, सिंघवी जी को भी सुना है और वीरेंद्र जी को भी सुना है। निश्चित रूप से सिंघवी जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। गिया साहब ने मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगी कि देखिए, एक तरफ तो कोरोना काल है ना, और जो भी वेलफेयर स्टेट होता है उसका मेन मोटिव होता है कि वो वेलफेयर स्टेट जो है वो कमर्शियली काम नहीं करता है, ठीक है ना, जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। हमारा राष्ट्र जो है वो विकासशील राष्ट्र है। ऐसे विकासशील राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए। लोगों को आज भी जल की आवश्यकता है, पानी भी चाहिए, उसको बिजली भी चाहिए। ये सब काम करना राज्य का दायित्व हम समझते हैं और तभी डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में रिफॉर्म होता है और आपको नए नए रोजगार मिलते हैं। तो यदि ये इन्वेस्टमेंट होता है तो ये इन्वेस्टमेंट तो जो है राज्य ही करना है, कोई दूसरा तो नहीं करना है, कोई व्यक्ति से तो नहीं होना है। तो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट कोई कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए, आम आदमी की आज भी जरूरत है कि उसको बिजली चाहिए, उसको स्वच्छ पानी चाहिए, आज भी जरूरत है। गाँव में जल जीवन मिशन, शहरी अर्बन जल जीवन मिशन और एजुकेशन से बहुत सारे लोग आज भी आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हुए हैं। हम सिर्फ उस वर्ग को तक सीमित नहीं रहे जो हमको दिखाई देता है, हमको उस वर्ग तक भी जाना है जो हमें दिखाई ना देता है। क्योंकि 70 साल आजादी को हो गए, 70 सालों की आजादी के बाद भी यदि कुछ वर्गों तक हम शिक्षा नहीं पहुंचा पाए हैं तो ये हमारी गलती है। तो ऐसे वर्गों को छूना और उन तक शिक्षा पहुंचाना, वो हमारा सरकार का मेन फोकस है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को क्या दिया है। दूसरी बात जो वीरेंद्र जी ने कही है कि डीजल और पेट्रोल पर वो बढ़ा दिया है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया है ना, वेस्ट और ईस्ट वाले का। आप देखिए 3000 ट्रक जब चलते हैं सड़क पर तो 3000 ट्रक की क्षमता की वो ट्रेनें 24 घंटे चल रही है ना। तो आपको एक नया विकल्प भी मिला है। तो जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं साधनों का उपयोग करना है, आपको वो साधन का भी जो जहां व्यक्ति चाहेगा विकल्प मौजूद है। अनिता जी देखिए, एक बात कहनी पड़ेगी यहाँ पे। जब कंप्यूटर आया था तो उस वक्त हमने बहुत विरोध किया था। क्यों किया था? कि लोग जो काम कर रहे हैं, रोजगार जिनके पास हो, बेरोजगार हो जाएंगे। आप अगर 300 ट्रक की बात कर रहे हैं तो 300 ट्रक का आप मान के चलिए कि 900 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो ट्रक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर हम ये रास्ते निकालने शुरू करेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी की तरफ और अगर
बढ़ाना शुरू कर देंगे तो योगेंद्र जी, बात सही है। मेरी बात एक बात मैं इतना सा कहना चाहूंगी कि इसमें रोजगार घटेगा नहीं। देखिए दूसरी तरफ रोजगार बढ़ भी तो रहा है, जो लदान है और जो ढुलाई है, जो उतराई है, उसमें भी तो श्रमिक लगेंगे ना, उसमें भी तो श्रमिक काम आएंगे और आपको सस्ता मिलेगा। आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो मैं सस्ते की बात कर रही हूँ कि वहां आपको सस्ता मिलेगा, वहां आपको शीघ्र मिलेगा, होना चाहिए, और शीघ्र सर्विस और सस्ती अनिता जी होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया उसका मकसद भी यही है, इससे कोई खारिज नहीं कर रहा। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं शंकर अग्रवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर आपको उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हर आम आदमी ये देखता है कि मेरे को राहत कहाँ मिल रही है टैक्स में। देखिए आम आदमी की हमेशा ही एक्सपेक्टेशन रहती है, आज से नहीं है। जिस वक्त 5,000 रुपए का स्लैब था, केवल मात्र 5,000 रुपए की छूट थी, तब से रहती है। इसलिए ये तो एक सामान्य बात है। आम आदमी का एक्सपेक्टेशन सरकार से होना कोई गलत काम भी नहीं है और सरकार से एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए, पर सरकार के सामने भी अपनी अनेक प्रकार की मजबूरियां होती है, इसलिए उस मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है। मैंने आज तक जितने भी, आपने भी, सब लोग जो बैठे हैं उन्होंने देखा होगा, कभी किसान को समर्पित बजट, गरीब को समर्पित बजट या किसी और को समर्पित बजट, ये हमेशा आता है। लेकिन आज पहली बार शायद मेरे समझ में 70 साल के इतिहास में या 72 साल के इतिहास में जो हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर के पहली बार यह है कि स्वास्थ्य को समर्पित बजट है, जिसमें मेरा मानना है स्वच्छ भारत मिशन और ये शुद्ध जल की बात कही है या पोल्यूशन की बात कही है, वो सारी चीजें इंक्लूड कर देते हैं। तो पहली बार ये है कि इतना बड़ा बेहद साहसा जो है हेल्थ में जो है बढ़ोतरी करी है। जो 94,000 करोड़ का बजट था उसको बढ़ा करके 2,23,000 करोड़ रुपए किया है। तो मैं समझता हूँ टोटल बजट का शायद 10% के आसपास आएगा। कोठारी जी करेक्ट कर देंगे अगर गलत हो तो। मैं लगभग 10% आएगा, जो कि 3-4% आता था। दूसरा एक मैंने वीरेंद्र सिंह जी वाली बात को करेक्ट करना चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह जी ने कहा डीजल पेट्रोल पे इतना वो बढ़ा दिया जिससे बेहताशा वो महंगाई बढ़ जाएगी। आपने ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने ये कहा है कि ये पैसा बढ़ा रहे हैं जो हम हमारी एक्साइज ड्यूटी, उसमें कस्टम एक्साइज ड्यूटी में से कम करेंगे। आम आदमी पर इसका बजट असर नहीं पड़ेगा, एक पैसा केवल ट्रांसफर होगा, बहुत मामूली सा असर आएगा तो आएगा, लेकिन उसमें कोई आम आदमी पर किसी तरह की महंगाई नहीं बढ़ेगी। मैं कहना चाहूंगा सर, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे बजट में सेस का अनाउंसमेंट किया है कि डीजल पे इतना %, पेट्रोल पे इतना %। अगर यही बात थी तो यहाँ पे जो विड्रॉ करने की बात आप कह रहे हैं कि सरकार अपना जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें से कुछ % विड्रॉ करेंगे, अनाउंसमेंट की भी आपको लगता है कि आवश्यकता थी कि अनाउंसमेंट करना चाहिए था कितने % हम जो सेस ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर ड्यूटी ले रहे हैं उसमें से हम विड्रॉ करेंगे? उसमें लिखा हुआ है वी विल रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी। कितना % करेंगे? जितना अमाउंट वो कहा है उतना ही लिखा हुआ है उसमें। एग्जैक्टली ये मैंने पढ़ लिया अच्छी तरह से, उसमें उतना ही लिखा हुआ है कि हम उसके जो सरकार अपने इनकम को ये है कि कम कर दे। ये किसान, ये बताने की आवश्यकता है सरकार को कि किसान कल्याण कोष अलग से बना रहे हैं, जिसके अंदर ये जो एमएसपी की और जो बात हो रही है उसके अंदर हम जो बजट बढ़ाएंगे एमएसपी माल खरीदने के लिए, वो उसको उसमें ट्रांसफर करेंगे। इसलिए यही बात है, उसमें और कोई बात नहीं है। आप ठीक से पढ़ ले मली चाहे दोबारा, आम आदमी पर इसका असर नहीं आएगा, और आएगा तो कल ही पता लग जाएगा कितने रुपए बढ़ा। तो इसलिए उसका बिल्कुल भी असर नहीं आएगा, वो केवल एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करेंगे अपनी। ये क्लियर कट बजट में लिखा हुआ है, अच्छी तरह मैंने पढ़ लिया है। तो इसलिए ये क्या है कि मेरा मानना ये है कि जिन परिस्थितियों में वित्त मंत्री जी ने या केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, इन परिस्थितियों में इससे ज्यादा कोई कुछ देने की स्थिति आज की तारीख में कोरोना काल के अंदर, पूरे साल के अंदर जो इकोनॉमी। चलिए वापस आऊंगा मैं, कोठारी साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। कोठारी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक मिनट योगेंद्र जी मैं पूरी कर लेता हूँ। इस वक्त सरकार के सामने रिलीफ किसी आदमी के ऊपर वजन ना पड़े, टैक्स का वजन ना पड़े, और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल रह जाए जिस तरह से पहले चल रही थी। जो पिछले साल में 9% या 9.5% का हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ करके ठीक आ जाए, यही एक प्रकार की सरकार के सामने अभी चैलेंज था। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए सरकार ने ये किया है कि किसी को 4.5 था। वापस आऊंगा मैं, वापस लौटूंगा मैं जयसिंह के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं। वीरेंद्र सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा मैं। जयसिंह जी कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जी मैं एक बार, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें, ब्रेक के बाद हम कोठारी साहब से जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर जैसे अभी शंकर अग्रवाल साहब ने कहा कि डेडिकेटेड बजट होता है कि ये हेल्थ को समर्पित है या एजुकेशन को, महिलाओं को, किसान को, अक्सर बात की जाती है, लेकिन वास्तव में ये बजट हेल्थ को हम लेकर के या फिर अभी भी पॉलिसी मैटर्स इसमें कारगर रहेंगे या आम आदमी को सुविधा मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट हर किसी की उम्मीद थी कितना लेकिन खरा उतर पाता है, किसको राहत दे पाता है, किसको नहीं दे पाता है। ये पहली मर्तबा नहीं, हर बार यही सीन होता है। चलिए, लेकिन एक बार मैं जयसिंह कोठारी साहब से, जैसे मैंने सवाल कहा, कोठारी साहब अभी शंकर अग्रवाल साहब ने जैसे कहा कि हर बार समर्पित होता है किसी न किसी को, इस बार हेल्थ को समर्पित किया गया और लगातार सरकार ये बात कह भी रही है। लेकिन यहाँ हेल्थ को लेकर के एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पंकज घिया साहब की एक बात है जिसमें मुझे लगता है कि सरकार को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर आम पब्लिक की डिमांड है तो जब बजट पास किया जाता है उस वक्त भी अगर अमेंडमेंट करके इन चीज को लागू कर सकते हैं। कोई भी आम आदमी सरकार का प्रीमियम जो है अगर वो भर के अगर इससे जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। क्या वास्तव में सरकार की एक बड़ी चूक कह सकते हैं इसे, क्योंकि कोई भी पैसा देने के लिए तैयार है। जैसे कहा कि 15,000 रुपए किसी फैमिली का प्रीमियम आ रहा है, वो आपके 1870 या 2,000 रुपए में जुड़ रहा है, तो ये राहत की बात है, क्योंकि उसको भी लेना है 5 लाख तक के जो लिमिट है मेडिकल एंड हेल्थ की इंश्योरेंस। तो ऐसे में आपको लगता है कि सरकार को ओपन कर देना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जरिए हो, फिर चाहे यूनियन गवर्नमेंट अपने तरीके से जो मेडिकल एंड हेल्थ का स्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रही है उसमें? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो केवल बीपीएल कैटेगरी के लिए, लोअर इनकम क्लास के लिए अगर ऐसा करने की इच्छा है सरकार की या कोई ऐसा प्रपोजल हो तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए भाई, बाजार में अगर उसका हम 10,000 प्रीमियम देते हैं तो टैक्स पेयर के लिए वो 5,000 प्रीमियम में एक योजना लाई जाए जिसमें टैक्स पेयर को भी थोड़ा सा राहत मिल जाए और सरकार की रेवेन्यू, क्योंकि जो सरकार देती है उसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार का होता है। वो इंश्योरेंस कंपनी को तो देती है 2,000 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन 80% वो पब्लिक का पैसा ही है। तो टैक्स पेयर के लिए एक अलग से कोई फ्रेम की जा सकती है, ऐसा मेरा सुझाव है। दूसरा, जो शंकर अग्रवाल जी ने बोला, जो डीजल पेट्रोल की, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि वो एक्चुअली प्राइस नहीं बढ़ेगी, एक्साइज ड्यूटी में कमी होती है। केवल आप क्या कह लीजिए कि ये बजटरी एडजस्टमेंट की बात है। अगर एक्साइज ड्यूटी में कमी होती है और पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ती है, वो सेस लगाया है जो किसान कल्याण कोष में जाएगा। जो किसानों की समस्या हम देख रहे हैं उसके लिए एक उनको रूटीन का फंड चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं हो। तो वो डीजल पेट्रोल ही ऐसी चीज है जहाँ से एक रेगुलर फंड कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है। तो उस को एक्साइज से हटा के और उन्होंने उसमें शिफ्ट किया तो उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी और वो एक रेगुलर फंड की व्यवस्था हो गया। वो क्या पॉइंट बोल रहे थे आप? जी, बस इसी को लेकर के, मेडिकल एंड हेल्थ को लेकर के जिस तरह से कहा, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि पैसे इकट्ठे करने की बात आती है कि पैसा आएगा कहां से, अक्सर ये बात सवाल उठता है। LIC का IPO की बात कही, 2.1 लाख करोड़ रुपए का था शायद 2020-21 में, उसका जिक्र भी किया है कि हम इसको वापस दे देना उठा के, या इसी तरह से 2.25 लाख करोड़ रुपए विनिवेश की बात कही गई है, जिसमें IDBI बैंक भी है और भी बहुत सारे जो उपक्रम है गवर्नमेंट के। तो पैसे इकट्ठे करने का बस एक मान के चल सकते हैं कि जरिया है, क्योंकि प्रतिपक्ष का ये आरोप है कि जो एसेट्स तैयार किए गए थे सरकार एक एक को बेच रही है। वो ये दौर ही ऐसा है कि इसमें क्रिएशन की कोई बात नहीं करती सरकारी स्तर पे, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, आप अपने स्तर पे बात कीजिए। सरकार कभी कोई ऐसा डायरेक्शन तय नहीं करेगी जो क्रिएटिविटी बेस हो, वहां केवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। मैं पहले बता चुका कि वेलफेयर स्टेट का बजट है और आज नहीं, पिछले 50 साल से 70 साल से अमेरिका इसी पैटर्न पे चल रहा है। तो हमने जो रास्ता पकड़ा है वो आपका फर्ज यह है कि जहां पीड़ा है वहां आप बांटते रहिए। ये इस नए इकोनॉमी की थीम है, नई सोसाइटी की, नई डेवलपिंग इसकी इकोनॉमी की, जिसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम सरकार करेगी। और उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा कहां से बटोरा जा सकता है, वो जैसे आपने बताया कि विनिवेश करके, निवेश की बात कभी नहीं होगी और आने वाले समय में कभी आप इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं होगी, केवल स्पेंडिंग की बात होगी। तो ये अलग तरीके का दौर है जो हमने किसी भी व्यक्ति ने हमारे लाइफ टाइम में नहीं देखा। इसको विनर लूजर गेम कहा जा सकता है। एक जगह से आएगा, दूसरी जगह से जाएगा, तो मार्केट में जैसे जाएगा एक आदमी विनर रहेगा, एक आदमी लूजर रहेगा। तो एक ये नई इकोनॉमी का पैटर्न है, उसका हमारा एक स्थापना हो रही है और उससे हम आने वाले समय में लर्निंग इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इकोनॉमी कह सकते हैं। सब चीजों को नए सिरे से समझना पड़ेगा। प्रोफेशनल की इसमें जरूरत ये धीरे धीरे बहुत कम होती जाएगी। अलग तरीके के प्रोफेशनल डेवलप होंगे, अलग तरीके के पॉलिसी आएंगी। बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है जिसको हम ऐसा निचोड़ में नहीं कर सकते, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए।
पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिकल लेस बजट है। पॉलिटिकल बजट आप वोट बैंक का कह सकते हो, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है। ये बाजार में पैसा जाएगा तो वो प्राइवेट सेक्टर का रोल लागू हो जाएगा। ये जी ने जैसा कहा कि वेलफेयर स्टेट का जो रोल है वो निभा रही है और वो निभेगा। अब उसकी साइज इतनी हो गई है, तब आप इसको उधार और घाटे की बात करना धीरे धीरे हम 5-7 साल में सब लोग भूल जाएंगे। आप तो विकास की बात कीजिए। जी ये मेरा मैं वापस लौटूंगा। जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुराना साहब, क्या लगता है आपको कि बजट, जैसे कि क्योंकि ये एक डिफरेंट नेचर का बजट है, कोविड काल से पूरी दुनिया जूझ रही है और बजट को लेकर उम्मीदें बहुत सारी लोगों को हो, लेकिन आपको लगता है कि बैलेंस करने की कोशिश की है सरकार ने? योगेंद्र, बजट एज ए होल मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा ही है। इसने एक डायरेक्शन देने की कोशिश की है और फिस्कल से ज्यादा मुझे इसमें प्रोसीजरल चीजें ज्यादा हाईलाइटेड है। जैसे आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन किया गया है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को ऑनलाइन करने की बात हो रही है। सिमिलरली बहुत सी चीजों को उन्होंने ऑनलाइन और प्रोसीजरली सिंपल करने की बात की है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। जो चीज मुझे यहाँ जिसमें मिसिंग दिखी वो थी जो 2-3 बड़े ज्वलंत मुद्दे थे, उस पर कोई खास डायरेक्शन नहीं दिखा। जैसे कि रोजगार, बेरोजगारी पे कोई ऐसा ठोस कदम नजर नहीं आया जिससे कि रोजगार सृजन बहुत अच्छी तरह से हो। जैसे कि सर्विस सेक्टर का वो काफी इग्नोर किया गया है बजट में। सर्विस सेक्टर के स्टिमुलस के लिए कुछ खास नहीं नजर आया। और दूसरी चीज जो थोड़ा ये कर सकते थे वो थे कि जैसे निर्माण सामग्री हो गई और जो चीजें जिनके बेतहाशा कीमतें बढ़ रही थी, में जरूर आयरन पे उन्होंने थोड़ी सी कमी की है जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जैसे हर जगह कार्टेल बनाने जैसी स्थिति बन रही है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए था। जैसे कि जब सीमेंट है, डिमांड नहीं होते हुए भी कीमतें बहुत हाई रहती है, तो ऐसा कुछ करते प्रोसीजरल जिससे कि अपने आप कंपटीशन बढ़ता और प्राइसेस गिरती। हमें सबको दिख रहा है कि निर्माण जो आज से 5 साल पहले जितना ज्यादा हो रहा था के कंपैरिजन में 1/4 भी नहीं है। बावजूद इसके सीमेंट की कीमत क्यों ज्यादा है? तो डिमांड और सप्लाई का जो बेसिक इकोनॉमिक सिद्धांत है वो तो फॉलो हो नहीं रहा है। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई कार्टेलिंग हो रही है, तो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और बेरोजगारी के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए था, उसमें भी मुझे कमी नजर आई है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी हम उसी का जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले भी कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके मैसेज भी आ रहे हैं कि रोजगार को लेके जिस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था उसका थोड़ा अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग रोजगार बहुत हुए हैं। हमने सब लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से वो सैलाब उमड़ करके पड़ा था जब लॉकडाउन लगाया गया था। वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनके सामने रोजगार का संकट है। हालांकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लेबर है उसके लिए एक पोर्टल की बात कही गई है। हर राज्य सरकार ने अपने स्तर पे कहा भी है कि पहले भी कहा है कि हम उनको रोजगार दे सकते हैं, जो स्किल्ड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएं, लेकिन फिर भी लोगों के सामने संकट है। भी मैं घिया साहब आपके पास लौटूंगा, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सिंह साहब, आपके पास में आना चाह रहा हूं। एक बात कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, आपके दूसरे सहयोगी लगा रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है उस पर फोकस किया गया है, तो हर बार ये बात जरूर आती है कि कमिंग डेज में जहां इलेक्शन है वहां गौर किया जाता है। तो ये प्रचलन है या वास्तव में वहां आवश्यकता है बजट की? देखिए, निश्चित रूप से गौर से देखेंगे बजट के प्रस्तुतिकरण को, तो आपको लगेगा कि वो उन राज्यों को फोकस किया गया है जहां पे आने वाले समय में चुनाव जो है होने वाला है। तो इसको राजनीतिक बजट के रूप में आप उन 6 स्टेटों को मद्देनजर देखेंगे तो इसको राजनीतिक बजट के रूप में आप इसको कह सकते हैं। जहां तक मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें को सामने रखा है और डीजल की बात कही है, मैंने पहले भी कहा कि डीजल बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट से ले लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खेती किसानी भी डीजल से ही होता है, और जब किसानों का उत्पादन महंगा होगा तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी है वो घट जाएगी और गरीबी बेतहाशा बढ़ेगी। रोज कमाने रोज खाने वाले की जो स्थिति है, जो बाजार से गेहूं, चावल, आटा, दाल और तमाम अपने उपयोग की चीजें ले आते हैं, उसकी महंगाई पर उसको रोकथाम के लिए, उसको कुछ सहायता के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह बजट निश्चित रूप से ये बजट निराशाजनक है। और आप जानिए कि ये जितने उपक्रम हैं हमारे,
जो फायदे राज्यों के लिए आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सर वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी आप कह रहे हैं कि जिन राज्यों में इलेक्शन है, जिन राज्यों में उसको उसके शेयर बेच करके पैसा इकट्ठा करने का ये सरकार काम करेगी और आने वाले समय में जो है ये 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में पूरी इस देश की सुनामी चली जाएगी। और एक सवाल है सर मेरा, आपने कहा कि निराशा करने वाला बजट है, चलिए, लेकिन जिन राज्यों के लिए अनाउंसमेंट किया गया वहां तो राहत की खबर हो सकती है उन लोगों के लिए। मैं उनके नियत पर सवाल किया है, किस तरीके से ये बजट की प्रस्तुतिकरण की गई है, और मैं उस पर प्रशंसा कर रहा हूँ। केवल वो 6 स्टेट से भारत नहीं है, भारत जो है वो 22 स्टेट का भारत है, और इनको ये देश के का बजट है और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में इस बजट को लागू किया जाना चाहिए, और ये सरकार इस पर नाकाम रही है। चलिए मैं बिल्कुल बता दूं कि अनिता बघेल जी से जवाब दिलवाता हूँ आपको, मैं अनिता बघेल जी से जवाब दिलवाता हूँ, अनिता बघेल जी से जवाब दिलवाता हूँ। अनिता जी, योगेंद्र जी, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, क्योंकि रोजगार की उम्मीद, देखिए रोजगार हर व्यक्ति की जरूरत है, रोजगार नहीं होगा तो पहले भी बहुत सारे विश्लेषकों ने और कई लोगों ने ये बात कह चुके हैं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा अगर लोगों के हाथ में रोजगार नहीं होगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, अनाउंसमेंट बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन रोजगार कैसे पैदा होगा? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है क्या? प्राइवेट सेक्टर कोई ऐसा भरोसा नहीं है। आपने 7 मेगा प्रोजेक्ट के लॉन्च करने की बात कही है ना, अब वो 7 मेगा प्रोजेक्ट जब लॉन्च होंगे तो वो रोजगारी तो बढ़ाएंगे, और क्या बढ़ाएंगे? इतने हजारों किलोमीटर सड़कों की जो बात हुई है, वो सड़कों का निर्माण कार्य तो लेबर ही कर, उसमें मजदूरी तो मिलने वाली है। हेल्थ सेक्टर्स बनेंगे। मुझे वीरेंद्र जी ये बताइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करने में तो मानव संसाधन ही लगने वाला है ना, मानव संसाधन ही लगने वाला, उसमें रोजगार की पता कैसे को होगा, मुझे ये बता दीजिए। बिना रोजगार के कैसे होगा, मुझे ये बताइए। और जो रोजगार सृजन होगा तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप जो है अलग से बुला करके कोई अलग फील्ड हो जाएगा, अलग फील्ड नहीं है। आप इसको पूरे फोकस, पूरे चक्र के साथ देखिएगा कि यदि हेल्थ सेंटर बनता है, यदि स्कूल बनता है, यदि सड़क बनती है, यदि हॉस्पिटल बनता है, तो उसमें जो लेबर काम करने वाला है, उसमें जो मजदूर काम करने वाला है, वो मजदूरी तो मिलेगा। तो मजदूर को अगर से काम मिलता है तो ये अच्छी बात है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक है, लिंक है, अलग नहीं है, इकोनॉमी एक दूसरे से है। मैं ठीक बात कर रही हूँ, आप शायद उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं और वहाँ लेबर की कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात अनिता जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, अनिता जी वापस आ रहा हूँ, अनिता जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, अनिता जी वापस लौट रहा हूँ, अनिता जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, ये वापस लौट रहा हूँ आपके पास सर, मैं वापस लौट रहा हूँ। एक बार अजय पंकज घिया साहब के पास जाना चाहूंगा। पंकज घिया साहब के दूर होगा, और करप्शन दूर होने के लिए 15,000 करोड़ रुपए यदि डिजिटल पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। अनिता जी वापस लौटूंगा, अनिता जी मैं वापस लूंगा आपका जवाब, अनिता जी वापस जवाब लूंगा, अनिता जी मैं वापस आपका जवाब लूंगा। पंकज घिया साहब का रुख करना चाहूंगा एक बार में, पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ये बात तो सही है कि कोई भी अभी सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं है, और मैं कहूंगा कि मेहनत करते हैं लोग, जिसकी किस्मत खुली हुई है, लॉटरी लगी है, वो सरकारी नौकरी में जा रहा है। लेकिन फिर भी हर पेरेंट्स ये चाहता है कि अच्छी कंपनी में, अच्छी जगह जॉब मिल सके। तो प्राइवेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, हर कोई मान चुका है कि कोरोना काल में बहुत सारी बर्बादी हुई है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत कुछ खोया है। लेकिन इस बजट से कुछ उम्मीद थी, जैसे सुराना साहब ने कहा कि फिलहाल तो ये फोकस करना चाहिए था कि तुरंत रोजगार कैसे जनरेट हो सकता है, तो वो विजन इसमें कहीं दिखाई दे रहा है।
जी पंकज जी अनम्यूट करिए, आपके यहां से म्यूट किया हुआ है सर। पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप इसको अनम्यूट करिए, आपके यहां से म्यूट किया हुआ है। पंकज जी आपका सिस्टम म्यूट है सर। जी जी पंकज जी आप सुन पा रहे हैं? पंकज जी आप कंटिन्यू करिए। पंकज जी आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क कर रही है। मैं वीरेंद्र सिंह जी का रुख करना चाहूंगा एक बार। आप यहां से म्यूट किया हुआ है पंकज जी, आपने एक बार उसे अनम्यूट करिए। जी सिंह साहब आपके पास आना चाह रहा हूं, वीरेंद्र सिंह जी। जी चलिए हाँ पंकज जी, पंकज जी जी पंकज जी आप कंटिन्यू करें। वीरेंद्र सिंह जी आपको होल्ड कर रहा हूं मैं, एक बार वापस लौटूंगा। पंकज घिया साहब जी, यहां सवाल यह है कि ये बात सही है कि बड़ा एम्प्लॉयर एमएसएमई है, इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ वास्तव में वहां राहत दी गई है, तो रोजगार के अवसर अब वहां निकल सकते हैं। देखिए रोजगार के अवसर बिल्कुल निकलेंगे और बहुत सारी रोजगारों की योजनाएं दी गई हैं। सरकार ने सिंप्लीफिकेशन दिया है, डिजिटल पुश दिया है, लेकिन साथ के साथ एक छोटी सी जो चीज की कसक रह गई है वो ये रह गई है कि मध्यम वर्गीय जनता को कहीं पे कोई मेजर रिलीफ नहीं आया। उनको एक छोटी छोटी सी रिलीफ की उम्मीद थी, वो रिलीफ नहीं आया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस में 74% एफडीआई का बेनिफिट दिया गया है। आज एयरपोर्ट्स का डिसइन्वेस्टमेंट, 7 नए एयरपोर्ट्स का डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उसमें आईडीबीआई के लिए उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट और एक और बड़े बैंक के लिए डिसइन्वेस्टमेंट, एक इंश्योरेंस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट, जो सरकारी उपक्रम है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जिसे पीएसयू यूनिट्स कहते हैं, उसकी जो एडिशनल लैंड पड़ी हुई है उसको मोनेटाइज करने के लिए उन्होंने कहा है वो अपनी लैंड बेच सकेंगे। तो ये एक ऐसे कदम है जिससे बाजार में फ्लो आएगा, जिससे स्पेंडिंग आएगी, जिससे एक आप ये कह सकते हैं जो कॉर्पोरेट फ्रेंडली है या ट्रेड फ्रेंडली बजट है। और आपने इसलिए शेयर मार्केट का देखा, आपने टैक्स को अगर आप देखेंगे तो टैक्स में जीएसटी में इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट डिफरेंट थी। एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ था, उसको उन्होंने खत्म किया, आम जनता को राहत दी। जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है इनकम टैक्स में 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करिए अगर आपका 95% ट्रेड डिजिटल है। आपने जीएसटी में टैक्स ऑडिट जो थी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करानी पड़ती थी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है उसकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि उसको जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उससे बेनिफिट मिले। आप ये देखेंगे कि कस्टम्स ड्यूटी में एक उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से नया पूरा टैरिफ जो है पूरा अमूलचूल परिवर्तन करके एक नया टैरिफ लाया जाएगा जो नया आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करेगा। आज आपने ये देखा कि कुछ कस्टम टैरिफ जैसे सोलर लैंटेन्स, सोलर इन्वर्टर या जो चीज इंडिया में बन सकती है उस पे कस्टम टैरिफ बढ़ाया गया, मोबाइल पार्ट्स पे 2.5% किया गया। पीएलआई लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, चाइना से सब लोग दुखी हैं, तो चाइना से जो फैक्ट्री शिफ्ट होकर इंडिया आना चाहती है उस पर सरकार ने 13 नई इंडस्ट्रीज को ईयर मार्क किया है और ये कहा है कि इनको भी पीएलआई स्कीम में हम बेनिफिट देंगे। एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दिया जा रहा है और हम ये मानते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बूस्ट है इससे रोजगार, आपकी अब मैं बात पे आ रहा हूँ कि रोजगार कहाँ से डेवलप होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रोजगार डेवलप होएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो रोजगार डेवलप होएगा। जी चलिए वीरेंद्र सिंह जी अब आपके पास आना चाहूंगा मैं। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी आप कह रहे थे उस समय, जी आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे यहाँ एमएसएमई सेक्टर में जितनी हमारे पास इंडस्ट्रीज वगैरह लगे थे, आज उनकी हालत बहुत खराब है।
और वहां पर जो रोजगार लगे हुए थे, जो लोग काम करते थे, लगभग आधे से ज्यादा लोग अपने घरों को चले आए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है जिससे कि वो अपने को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति हमारा पर्यटन क्षेत्र में है। आज होटल की स्थिति ये है कि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने कोई उनको आर्थिक पैकेज नहीं दिया, सहायता नहीं दिया ताकि वो अपने बिजली के बिल और अपनी EMI को दे सके। केवल लुभावने नारे देकर के सरकार जो है लोगों को गुमराह करना चाहती है। और हम जितने पैनल यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि आप लोग जो शहरी और ऐसे लोग जो नौकरी पेशा में हैं, जो व्यापार में हैं, आप उनकी बात करते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता है, जो 80% उन सामानों का उपभोक्ता है जो गांव में रहता है, वो गांव की समस्या से आप अनभिज्ञ हैं। गांव की स्थिति यह है कि खेती और किसानी की हालत ऐसी है कि जिससे उसको उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार से एक उम्मीद थी कि किसानों को कम से कम डीजल पे सब्सिडी दे दे ताकि उसका उत्पादन का लागत जो है कम हो जाए, उसके खाद पर और बीज पर, दवाइयों पर भी कुछ सब्सिडी दे दे, लेकिन वो भी सरकार ने किसानों की तरफ नहीं दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वो जो भी बजटिंग की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े उद्योगपतियों के जरिए वो वहां पे गोदाम बनाने के लिए किया है, न कि छोटे किसानों से उस बजट का लाभ होगा। आप उनकी स्थिति को देखिए। लोहिया जी ने कहा था कि जब तक गांव का किसान समृद्ध नहीं होगा, गांव में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक देश में वास्तविक खुशहाली हो जाएगी। ये जो सरकार है, ये बड़े लोगों की सरकार है, सूट-बूट की सरकार है। ये जवाब दिलवाता हूँ मैं, अनिता जी से जवाब दिलवाता हूँ। सर जवाब दिलवाता हूँ मैं। खरीद MSP पर खरीद जो हुआ है ना, वो मैं आंकड़ों सहित आपको बता देती हूँ वीरेंद्र जी कि आपकी जब गवर्नमेंट थी ना 2013-14 में, तब MSP पर जो खरीद हुई थी, जो धान की खरीद थी, वो 63,928 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस गवर्नमेंट में 1,73,70,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई है धान पर। आपको मैं बता देती हूँ, हमारी सरकार ने अडानी को अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट के लिए 25,974 रुपए कपास की खरीद हुई है। आप क्या चाहते हैं? आप किसान को भड़का करके बात करना चाहते हैं। किसान बहुत जागरूक है, खेती तक चाय की सुविधाएं पहुंचे, किसान को बिजली पहुंचे, किसान को बीज और खाद सब्सिडाइज रेट पर मिले, वो ऑलरेडी उसको मिल रहा है। समझ में नहीं आएगा मैडम। देने की कोशिश सरकार कर रही है, पानी को लेकर के जा रही है ताकि उसका जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य कम हो सके। इसी सरकार ने किया है। आपकी बात सुन ली, लेकिन आप सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि सिर्फ आपको बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं। आपको चूंकि विरोध करना है, इसलिए विरोध के लिए बोलना है। और आप सरकार नहीं करेंगे, आप इनको चुप कराइए, या तो मेरा बात सुन लीजिए और नहीं तो बोलिए। जवाब तो सुनिए, जवाब सुनेंगे तो ही आप एक बार जवाब तो सुनिए। अनिता बघेल जी का जवाब सुनिए, अनिता जी का जवाब सुनिए, जवाब दे रही है वो, एक बार आप जरा जवाब सुन लीजिए। अनिता जी कंटिन्यू। अनिता जी ये सुनना नहीं चाहते ना, जवाब तो सुनिए। अभी तीर पर आई जिसके पैर में अरे सर जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए अनिता जी का, जवाब तो सुनिए एक बार जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए, जवाब तो देने दीजिए उन्हें। जी जी अनिता जी कंटिन्यू। किसान की कपास आपने MSP पर खरीदी थी और यही कपास इस सरकार में 25,974,000 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो MSP पर कौन ज्यादा खरीद कर रहा है, ये देखिए आप। MSP पर मकई के दाम 800 में, मकई के दाम है तो कभी 1800 थे, वो आज 800 में भी पूछ रहा है, 1,000-1,200 में भी कोई नहीं पूछ रहा है। जवाब तो सुनिए, जवाब तो देने दीजिए अनिता जी को। काम इस गवर्नमेंट ने किया है। कर रही है तो किसान पोस्ट के लिए जो
डीजल पेट्रोल तो शहर सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया है और जल जीवन मिशन गांव के लिए ही लॉन्च हुआ है, शहरों के लिए अलग से लॉन्च। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन आप लोग जुड़े, अपनी अपनी बात कही है, हर पार्टी की ओर से अपनी बात कही जाती है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में इस पैनल में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बजट विशेष में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।